तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य की संरचना यानी एनाटॉमी ऑफ सन। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको मैं इतना विश्वास ज़रूर दिलाना चाहता हूँ कि जो आपके द्वारा मेरे द्वारा ये जो पीडीएफ बनी हुई है, इसमें बहुत ही टाइम लगा है और बहुत ही टाइम इन्वेस्ट हुआ है। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि मेरी मेहनत सफल हो पाए। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं अपनी क्लास को एकदम बेहतरीन रूप से, बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा एनाटॉमी ऑफ सन यानी सूर्य की संरचना। अब मैं अपने टॉपिक को चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। एनाटॉमी ऑफ सन क्या होता है? तो एनाटॉमी ऑफ सन में ओनली ओनली सूर्य की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? सन की स्टडी की जाती है। ओके, ओनली ओनली हमें सन की स्टडी करनी है। ओके, और कुछ हमें नहीं करना है। तो सन की स्टडी कम से कम 20 से 25 मिनट में हो पाएगी। आने वाली 20 से 25 मिनट तुम्हारी और आने वाला कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारे दिमाग में स्कैन करा कर दूंगा। ध्यान से देखते जाइए। अब देखो, हम चालू करने वाले हैं सूर्य की स्टडी। इसी की हम स्टडी करेंगे। सूरज यूं समझो एक आग का गोला है। किसका गोला है? आग का गोला है। ये आपको समझना है, सूर्य एक आग का गोला है। इसमें इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी है आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब समझते हैं हम एक एक पॉइंट से। सबसे पहला आपके लिए पॉइंट आ रहा है, सूर्य एक स्टार है। क्यों स्टार है? क्योंकि सूर्य में अपनी एक सेल्फ एनर्जी होती है। क्या होती है? सेल्फ एनर्जी होती है। कहते हैं कि तू एकदम अपने आप में सेल्फ डिपेंड है। क्या है? सेल्फ डिपेंड है, कि अपने आप पे तू खुद निर्भर है। यही एक स्टार है, इसलिए ये अपने आप पर निर्भर है। इसमें एक सेल्फ एनर्जी होती है। सेल्फ एनर्जी क्या होती है? कि इसमें अपनी ही ऊर्जा होती है। ऊर्जा का ही रूप होता है स्टार। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है आपका कि सूर्य सौर मंडल का प्रधान है या मुखिया है। सूर्य क्या है? सौर मंडल का, पूरे सोलर सिस्टम का प्रधान है या मुखिया है। तो आपने सपोज अपने घर में एक बात सुनी होगी, बाई चांस आपके घर में 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य में से आपके 2 मॉम और डैड होंगे। तो आपके घर में ओनली ओनली अब आपके पिताजी की चलती होगी। वे एक मुखिया होते हैं, वे एक प्रधान होते हैं, उनकी आपको बात फॉलो करनी होती है। उसी प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट होते हैं और एक क्या होता है? स्टार होता है। क्या होता है? स्टार होता है, सूर्य स्टार होता है। वैसे अनेक तारे पाए जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, बट हम सूर्य की ओर से बताने वाले हैं। 8 प्लेनेट होते हैं, तो ये आपका सूर्य है। ये आपका क्या सूर्य है? और 8 प्लेनेट इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। देखो, सपोज मैं आपके लिए 8 प्लेनेट बना के दिखा देता हूँ और सूर्य बना के दिखा देता हूँ। देखो, ये हम खाली स्पेस लेते हैं, खाली जगह लेते हैं। ये रही खाली जगह, इसी में हम समझते हैं। देखो, ये है आपका सूरज। मैंने इसको नाम दे दिया सूरज। ये आपका सूरज है। अब हम इसके अकॉर्डिंग अगल-बगल 8 प्लेनेट बनाएँगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट प्लेनेट ये रहा, सबसे फर्स्ट प्लेनेट ये रहा, सेकंड प्लेनेट ये रहा और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8। तो ये हैं 8 प्लेनेट। प्रेजेंट टाइम में सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। कितने प्लेनेट हैं? 8 प्लेनेट हैं। तो ये प्लेनेट एक दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं। इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ये प्लेनेट। तो ये एक मुखिया होता है सूर्य, जो सूर्य एक मुखिया है, जो प्लेनेट इसकी बात को फॉलो करते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। सूर्य क्या है? सौरमंडल का प्रधान है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, ये हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के दुग्ध मेखला में। आकाशगंगा हमारी एक मिल्की वे होती है, हमारी खुद की अपनी पृथ्वी की एक आकाशगंगा होती है जिसका नाम है दुग्ध मेखला। इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। और एक मंदाकिनी होती है हमारी अपनी पृथ्वी की खुद गैलेक्सी। तो दुग्ध मेखला के केंद्र के लगभग, इसे थोड़ा रॉन्ग है ये टाइपिंग में, इसे कट देना, यहाँ से काट देना। तो दुग्ध मेला के केंद्र के लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो हमारी दुग्ध मेखला या गैलेक्सी से हम बात करें, सपोज ये है गैलेक्सी और ये है क्या? हमारा सूरज।
तो सूरज से जो गैलेक्सी है ये 26,000 लाइट ईयर की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर? मैं फिगर लेकर नहीं आया हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं मैं आपको फिगर से भी समझा देता। फिगर में इसी प्रकार से सपोज ये हमारा पूरा क्या है, गैलेक्सी है, यानी सोलर सिस्टम में पूरा ब्रह्मांड है। तो यहाँ पर है गैलेक्सी, ये है रही गैलेक्सी और ये है सूर्य। तो सूर्य इसके कोने में स्थित है गैलेक्सी के अंदर, गैलेक्सी के कोने में स्थित है, जो 6 मेरा मतलब 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगाता है। 25 करोड़ वर्ष लगते हैं हमारी एक जो आकाशगंगा है ना, आकाशगंगा के चारों ओर यदि चक्कर लगाएगा ना सूरज, तो एक परिक्रमा को पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगेंगे। अब आप देख सकते हैं 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होती है सूरज की, और एक चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है? 25 करोड़ वर्ष में। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, तो हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी। और ब्रह्मांड के अंदर अनेकों करोड़ों गैलेक्सी पाई जाती हैं। इसलिए अभी भी ब्रह्मांड की खोज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की गैलेक्सी की खोज अभी इम्पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप कंपेयर भी कर सकते हैं, कहाँ 25 करोड़ वर्ष और कहाँ 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य चारों ओर चक्कर लगा रहा है इसके गैलेक्सी के अंदर। तो भी 25 करोड़ वर्ष लगते हैं गैलेक्सी के चारों ओर एक चक्कर को पूरा करने में। तो गैलेक्सी बहुत ही बड़ी है। और गैलेक्सी किसमें पाई जाती है? यूनिवर्स के अंदर ही पाई जाती हैं। तो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा कंपेयर नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, यूनिवर्स का आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और पूरे प्लेनेट की अध्ययन के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? सूर्य आकाशगंगा के केंद्र यानी सेंटर के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करता है या परिक्रमा करता है। तो एक परिक्रमा कितने वर्ष में होती है? मेरा मतलब 25 करोड़ वर्ष में, और कितनी स्पीड से? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। यानी एक सेकंड में 250 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है हमारा सूरज। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है ऐसे कॉन्सेप्टों से, क्योंकि एक सेकंड कहाँ, एक सेकंड में हम एक पलक ही झपका पाते हैं, और कहाँ वो 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है हमारा सूरज। तो रफ्तार बापू लेवल की है। तो आपको याद रखना है एज अ फैक्ट, ये पॉइंट सभी पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल, यानी रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अंतर। ध्यान से देखते जाइए, रिवॉल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस बताने वाला हूँ। सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। मैंने इसको नाम दे दिया पृथ्वी, और पृथ्वी की आकृति कैसी है? चपटी है पृथ्वी की आकृति, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी में एक इस प्रकार से रेखा खींची गई है। ये इसका क्या है? ध्रुव है, पोल है, ठीक है? इन्हें हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। अब ये परिभ्रमण और परिक्रमण क्या है? पहले समझते हैं हम परिभ्रमण, यानी रोटेशन। रोटेशन वो होता है कि अपने ही अक्ष पर घूमना, किसी वस्तु का अपने ही अक्ष पर घूमना, वो होता है आपका रोटेशन यानी परिभ्रमण। और परिक्रमण क्या होता है? किसी वस्तु को केंद्र मानकर, सपोज ये आपका क्या है? पृथ्वी है, और ये है सूरज, ये सूरज है। अब सूरज के चारों ओर पृथ्वी क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी ने सूरज को एक केंद्र मान लिया है, और ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। उसे हम कहते हैं परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। तो परिक्रमण और परिभ्रमण का अंतर आपको पता चल गया होगा। परिभ्रमण उसे कहते हैं जो अपने ही अक्ष पर घूमती है जो वस्तु, और परिक्रमण उसे कहते हैं किसी वस्तु यानी किसी दूसरी वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आप इसमें भी देख सकते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? सूरज है। क्या है? सूरज है। फिगर में देखिए, ये आपका क्या है? सूरज है। ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है कि नहीं लगा रही है? अब पृथ्वी ने सूर्य को केंद्र मान रखा है, इसके चारों ओर ये चक्कर लगा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसे हम कहेंगे रिवॉल्यूशन। क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन। इसी घटना को क्या कहेंगे? हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, थ्योरी भी लेके आया हूँ। ध्यान से देखते जाइए, थ्योरी क्या लिखी हुई है?
थ्योरी में सीधे-सीधे लिखा हुआ है, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने का किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। यहाँ पर आप कर लेना घूमना, क्या कर लेना? घूमना, ओके। घूमना कर लेना, थोड़ा पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ कर गई है, ओके। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। अब करते हैं बात परिक्रमण की। परिक्रमण क्या होता है? किसी वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। देखो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, कोई वस्तु देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, दोबारा से एक और बार फिर से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ध्यान से देखते जाइए। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा परिभ्रमण और परिक्रमण में डिफरेंस। ध्यान से देखते आइए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फैक्ट पॉइंट है। फैक्ट पॉइंटों को ध्यान से देखते आइए। ये फैक्ट पॉइंट मतलब चुक से पूछे जाते हैं पेपर में और आपको पता भी नहीं चलता है। फैक्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट फैक्ट पॉइंट क्या है? सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका सूर्य का डायामीटर यानी व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, डायामीटर। नेक्स्ट है सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, पहले बात कर ली हमने। नेक्स्ट है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से, ये विकास लिख गया है, यहाँ पर आप व्यास लिख लेना। व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है हमारा सूरज, क्योंकि सूरज से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूर्य की ऊर्जा किसी क्रिया से उत्पन्न होती है। वो कौन सी क्रिया होती है? वो होती है आपकी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। उसे भी मैं आपके लिए समझाऊंगा। ठीक है। अब देखो सूर्य में हाइड्रोजन 71% पाई जाती है, हीलियम 26.5 पाई जाती है और 2.5 के लगभग अन्य तत्व पाए जाते हैं, अन्य एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपके लिए बताया था कि सूर्य में एनर्जी का विकास कौन सी अभिक्रिया से होता है? वो होता है इससे नाव के संलयन की अभिक्रिया से। तो नाव के संलयन की अभिक्रिया होती है जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर नाव की संलयन अभिक्रिया करते हैं। नाव के संलयन यानी इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया। जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया करेंगे तो एक हीलियम के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हीलियम के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा पाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है आपके लिए सूर्य की संरचना, एनाटॉमी ऑफ सन। हम उससे पहले फैक्ट पॉइंटों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब है आपका एनाटॉमी ऑफ सन यानी सूर्य की संरचना। अब देखो सूर्य की संरचना 6 भागों में डिवाइड किया गया है सूर्य की संरचना को। सबसे फर्स्ट है आपका कोर, रेडियो एक्टिव जोन, कॉन्वेक्शन जोन, फोटोस्फीयर और कोरोना, और लास्ट का रहेगा आपका क्रोमोस्फीयर। क्या रहेगा? क्रोमोस्फीयर। ओके। फर्स्ट कोर, सेकंड रेडियो एक्टिव, थर्ड कॉन्वेक्शन जोन, फोर्थ फोटोस्फीयर और फिफ्थ क्रोमोस्फीयर और सिक्स्थ क्या है? कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये वो वाला कोरोना नहीं है चाइना वाला, ये इसका पार्ट है सूर्य का। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। अब इसको इन 6 भागों को 6 भागों को अलग-अलग 3-3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है? 3 भाग कौन से हैं? आंतरिक भाग और बाह्य भाग। सबसे पहले बात करते हैं हम आंतरिक भाग यानी अंतर के भाग। अंतर के भाग सबसे पहले आपका क्या है? विकिरण, विकिरण मंडल और संवहन मंडल यानी क्रोड़ विकिरण मंडल और संवहन मंडल। अब देखो ध्यान से इस फिगर की ओर देखो, ये क्या है आपका? ये है अंदर का भाग, इसे क्या कहते हैं? कोर। और ये दूसरा भाग क्या है? पीला पीला, ये है रेडियो एक्टिव, मेरा मतलब सेकंड, ये लाल लाल सा ये क्या है? रेडियो एक्टिव। और ये पीला पीला कौन सा भाग है? कॉन्वेक्शन जोन। ठीक है। और रेडियो एक्टिव जोन और कॉन्वेक्शन जोन, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं क्रोड़ विकिरण मंडल और संवहन मंडल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब है आपके बाह्य भाग। बाह्य भाग कौन कौन से हैं? बाह्य भाग है आपका जो आपको ये पट्टी सी दिख रही है सफेद सफेद सी, ये है कॉन्वेक्शन जोन। और उससे सेकंड नंबर पर कौन सा है? उससे सेकंड नंबर पर कौन सा है? मेरा मतलब ये सफेद सफेद सी पट्टी दिख रही है, ये है फोटोस्फीयर। और ये सेकंड नंबर पर कौन सा है? ये है क्रोमोस्फीयर। और लास्ट नंबर पर कौन सा है? कोरोना। ये है बाह्य भाग और वो कौन से? आंतरिक भाग। अब बाह्य भाग देख लेते हैं, बाह्य भाग कौन से हैं? बाह्य भाग को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये रहे आपके बाह्य भाग, यहाँ पर भी फिगर दे रखा है, हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले हम आंतरिक भागों की बात कर लेते हैं। आंतरिक भाग क्रोड़ विकिरण मंडल और संवहन मंडल। अब इनकी कुछ थ्योरी दे रखी है, थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी सीधे सीधे लिखी हुई है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड़ कहलाता है।
करोड़ लिख लेना यहाँ पर, करोड़ लिख गया है, करोड़ कहलाता है, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये सबसे अंदर का भाग है, सबसे अंदर का भाग है, सबसे क्या है, अंदर का भाग है। और इसमें ही न्यूक्लियर फ्यूजन की अवक्रिया होती है और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है यहीं से, ठीक है। कहाँ से होती है, ये होती है कोर से। किससे होती है, कोर से। ये है सबसे भयंकर, सबसे बापू लेवल की ऊर्जा यहाँ से ही मुक्त होती है, इसी में न्यूक्लियर फ्यूजन की अवक्रिया होती है कोर में। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का क्या है, टेम्परेचर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा मेरा मतलब अवस्था में पाए जाते हैं। प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था बहुत ही भयंकर होती है, क्योंकि अवस्था देखो, एक होता है ठोस होता है, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, एक होती है प्लाज्मा अवस्था। क्योंकि प्लाज्मा अवस्था बहुत ही भयंकर होती है, इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इसका 15,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है कोर का। नेक्स्ट है आपका, यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया होती है और जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। ये मैंने पॉइंट पहले रिपीट कर दिए थे। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, विकिरण मंडल, कॉन्वेक्शन जोन, ठीक है। अब देखो, ये सूर्य का जॉन कोर चारों ओर ढके हुए है, यानी जॉन को का चारों ओर से ढके हुए कोर को, ठीक है। ये क्या आपका कोर और विकिरण मंडल इसे ढके हुए हैं कोर को, ठीक है, यही पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट है आपका, कोर से निकली ऊर्जा आगे बढ़ती हुई विकिरण मंडल में विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न करती है, यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। इससे एक्स और वाई किरणें भी उत्सर्जित होती हैं। एक्स एक्स मेरा मतलब एक्स किरणें और वाई किरणें उत्सर्जित होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने पीडीएफ में ये ऐड नहीं किए, तो आपको एज अ फैक्ट याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, संवहन मंडल। यहाँ से ऊर्जा का संवहन होता है, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ से एनर्जी का संवहन होता है, अर्थात विस्तार होता है, डिस्ट्रीब्यूटन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल भी पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं, ओके। इसमें संवहन मंडल में इन्हीं के बीच से ऊर्जा का संवहन होता है, ओके। ये आपको एज अ फैक्ट याद रखने हैं। अब है आपका आउटर भाग, यानी बाह्य भाग। आउटर भाग कौन कौन से हैं आपके, देखो आउटर भाग कौन कौन से हैं, फोटोस्फीयर है और क्या है, क्रोमोस्फीयर है और कोरोना है। इनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल, बड़मंडल और किरीट, ठीक है। कोरोना को क्या कहते हैं, किरीट, ठीक है। अब देखो, प्रकाश मंडल की हम बात करते हैं, प्रकाश मंडल की बात करते हैं। टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये एक दृश्य भाग होता है, ये दिखता नहीं है, दृश्य भाग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मेरा मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं, पारदर्शी नहीं, ये अनट्रांसपेरेंट होता है, दृश्य भाग है। वैसे दिखता है तो ट्रांसपेरेंट कहना चाहिए ना इसे, ट्रांसपेरेंट भाग है ये, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, किरीट। ये सूर्य की सबसे भारी परत है, क्या है, सबसे भारी परत है किरीट। आप फिगर में भी देख सकते हैं किरीट। क्रोमोस्फीयर को क्या कहते हैं, किरीट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सौर ज्वाला। देखो हमने किरीट, किरीट तो कोरोना है ना, सबसे भारी परत है, ठीक है, सबसे भारी परत है। और इसी इसी के टाइम सूर्य ग्रहण होता है, इसी के टाइम सूर्य ग्रहण होता है ना, जब यही परत दिखती है, सूर्य ग्रहण के टाइम ही, किरीट के टाइम, कोरोना के टाइम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और सबसे भारी परत है, देखो ये भी लिखा हुआ है, इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है, किरीट को बोले तो कोरोना को। इसे रिंग वलय या सूर्य मुकुट या कोरोना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोलर फ्लेयर, यानी सौर ज्वाला। ये इंपॉर्टेंट है, ये बापू लेवल का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते जाइए। सौर ज्वाला क्या होती है, सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट हैं। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, फिर मैं आपके लिए ध्यान से पढ़ाऊंगा, देखते जाइए। जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों के समान दिखाई देते हैं, देखो फिगर में लपटों के समान दिखाई देते हैं। और ये ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, ये सूरज से होती है। कैसे होती है मैं आपके लिए समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। और सौर ज्वाला उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब इसे हम समझते हैं सौर ज्वाला क्या होती है। देखो आप फिगर में भी देखो, ये क्या है, सौर ज्वाला है। ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ये होती है सूरज से। सपोज ये आपका क्या है, सूरज है, ये सूरज है। सूरज में जब अपार मात्रा से ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये पृथ्वी पर डायरेक्ट अटैक करती है। ये पृथ्वी पर इसलिए अटैक नहीं कर पाती है, क्योंकि वायुमंडल के फ्रिक्शन के कारण मतलब मेरा मतलब वायुमंडल के फ्रिक्शन के कारण ये प्रवेश नहीं कर पाती है पृथ्वी के अंदर। और प्रवेश नहीं कर पाती है तो ये पृथ्वी के पोलों पर चली जाती है। किस पर चली जाती है, पृथ्वी के पोलों पर चली जाती है, ठीक है। ये सौर ज्वाला सूर्य से जो निकलती है, पृथ्वी के पोलों पर चली जाती है। तो ये पृथ्वी के पोलों पर जाकर ये चमकने लगती है, इस प्रकार से चमकने लगती है, इस प्रकार से चमकने लगती है।
तो इस चमक को हम कहते हैं अरोरा। क्या कहते हैं? इस चमक को हम अरोरा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अरोरा। यदि ये नॉर्थ पोल में हो तो इसे हम कहते हैं अरोरा ओरियालिस, और यदि ये साउथ पोल में हो तो इसे हम कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रियालिस। क्योंकि साउथ में, पृथ्वी के नीचे-नीचे साउथ में क्या है, दक्षिण में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसे हम कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ये इस थ्योरी में लिखा हुआ है जो मैंने आपके लिए बता दिया है। देखो, ये है सूरज, इसी सूरज से निकल रही है ना सोलर फ्लेयर, इस प्रकार से देखो पृथ्वी पर जा रही है। ये रही पृथ्वी, ये रही पृथ्वी, ठीक है? आप समझ सकते हैं जो मैंने आपके लिए बता दिया है। अब है सौर कलंक। सौर कलंक क्या है? सौर कलंक वो कलंक है, ये कलंक वो कलंक नहीं है। ये सौर कलंक, जब मेरा मतलब सूरज से जो ऊर्जा निकलती है ना, सूरज से ऊर्जा निकलती है, ये निकल रही सूरज से ऊर्जा, तो इस पर ये धब्बे बन जाते हैं। देखो ये रहे छोटे-छोटे धब्बे, ये रहे छोटे-छोटे धब्बे, ये धब्बे बन जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं सौर कलंक। क्योंकि सूरज से अपार मात्रा से ऊर्जा मुक्त होती है, तो निशान तो बनेगा ही बनेगा। सपोज़ आपको मार पिट रही है, तो आपके शरीर पर मतलब दग्गे से बन जाते हैं, तो उछराता है डंडा, तो इस प्रकार से इससे ऊर्जा निकलेगी तो निशान ज़रूर बनेंगे, ठीक है? तभी तो सबूत मिलता है। देखो, थ्योरी देखो, सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है? सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण, इन्हीं की कुछ काले धब्बे बन जाते हैं, इन्हीं की वजह से ही ऊर्जा मुक्त होती है। इनका तापमान 4 या डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सौर कलंक की संख्या लगभग 11 वर्ष के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है, हर 11 वर्ष के बाद, ठीक है? अब है आपका उपसौर और अपसौर में डिफरेंस क्या है? अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, उपसौर और अपसौर को मैं आपके लिए मेरा मतलब मक्खन बना देता हूँ, इस टॉपिक को भी ध्यान से देखते जाइए। देखो ये फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी पृथ्वी है, यहाँ पर भी पृथ्वी है, ये बीच में सूरज है। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है आपका? अपसौर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है आपका? उपसौर है, ठीक है? उपसौर है। यदि हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बात करें तो 15.21 करोड़ वर्ष है, और यहाँ से लेके हम यहाँ तक की बात करें तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है? इसे हम उपसौर और अपसौर कहते हैं। यानी न्यूनतम और अधिकतम दूरी क्या कहती है? न्यूनतम दूरी को कहते हैं हम उपसौर, और अधिकतम दूरी को कहते हैं हम अपसौर, ठीक है? अपसौर कब होता है? अपसौर होता है आपका 3 जनवरी को अपसौर, और उपसौर होता है आपका 4, मेरा मतलब 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी को होता है उपसौर और 4 जुलाई को होता है आपका अपसौर। तो थ्योरी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उपसौर और अपसौर में। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ये रही उपसौर की घटना, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। ये 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपसौर, ये वाला अपसौर। ये उपसौर था ऊ वाला, ये आ वाला है। उपसौर क्या है? मेरा मतलब अपसौर क्या है? सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.20 होती है। ये रही 15.20, जिसे अपसौर कहते हैं। ये 4 जुलाई को होती है। ये रही 4 जुलाई, 4 जुलाई ये रही। मैं आपके लिए लिख के लेकर आया हूँ। इसमें 3 जनवरी और 4 जुलाई नहीं लिख रही है। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट फिनिश। जो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताएँ ज़रूर, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो को बनाने में और पीडीएफ को बनाने में। तो मिलूँगा मैं नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं एकदम धमाकेदार टॉपिक के साथ मिलूँगा, और आप कौन-सा टॉपिक चाहते हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।